नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो में हम संविधानवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव समाज में राजनीतिक शक्ति का प्रादुर्भाव कब और किन परिस्थितियों में हुआ, यह अभी तक कल्पना का विषय है। परंतु जब से प्रारंभिक समाज का उदय हुआ, शायद तभी से ही राजनीतिक शक्ति को जन्म देने वाली परिस्थिति उत्पन्न हो गई। संभवतः इसी शक्ति के प्रयोग से आदिकालीन मानव समाज में कुछ व्यवस्था व स्थिरता की स्थापना हुई। इसलिए राजनीतिक शक्ति का हर समाज में आरंभ से ही महत्व माना जा सकता। परंतु ज्यों ज्यों मनुष्य में सामाजिकता बढ़ती गई और सामाजिक जीवन और संगठित जीवन का महत्व व उपयोगिता स्पष्ट होने लगी, त्यों त्यों व्यवस्थित जीवन को व्यवहारिक बनाने वाली राजनीतिक शक्ति में अवपीड़न व बाध्यता का तत्व समाविष्ट होता गया। एक और मनुष्य ने राजनीतिक शक्ति की सर्वोच्चता को स्वीकार किया, परंतु दूसरी ओर उस पर प्रभावकारी नियंत्रणों की भी व्यवस्था की, ताकि व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए शासक आगे बढ़ सके और साथ ही इसके उल्लंघन के लालच से भी रोका जा सके। यही कारण है कि शुरू से ही शासकों को कानूनों, सुरक्षा और संतुलन शक्तियों के माध्यम से नियंत्रित और प्रतिबंधित करने का प्रयास किया जाता रहा है। यह एक सामान्य सिद्धांत सा बन गया है कि संपूर्ण राजनीतिक तंत्र को एक संवैधानिक विधि के नियंत्रण में होना चाहिए तथा राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग से बचाव की प्रक्रिया का उल्लेख एक ऐसे दस्तावेज में होना चाहिए जिसे सामान्यतः संविधान कहा जाता है। अतः इसमें निहित मान्यताओं, मूल्यों और राजनीतिक आदर्शों की प्राप्ति के लिए शासकों को नियमित अधिकार क्षेत्र में ही रहने के लिए बाध्य करने की संवैधानिक नियंत्रण व्यवस्था को संविधानवाद कहा जाता है। अतः संविधानवाद वह राजनीतिक व्यवस्था है जिसका संचालन विधियों और नियमों द्वारा होता है, न कि व्यक्ति द्वारा। यह लोकतांत्रिक भावना और व्यवस्था पर आधारित है, जिसमें शक्तियों के केंद्रीकरण और निरंकुश व्यवस्था का कोई स्थान नहीं है। वास्तव में संविधान और संवैधानिक सरकार संविधान की पूर्वगामी परिस्थितियां हैं। संविधानवाद केवल उसी राजनीतिक व्यवस्था में संभव है जहां संविधानों और इस संविधान द्वारा राजनीतिक शक्ति के प्रयोगकर्ता की न केवल भूमिका निर्धारित की जाए, अपितु इस भूमिका की व्यवहारिकता की व्यवस्था भी की जाए। अर्थात सरकार संविधान की व्यवस्था के अनुरूप ही संचालित हो और इसे व्यवहार में संभव बनाने के लिए संवैधानिक नियंत्रणों व प्रतिबंधों की प्रभावशाली व्यवस्था हो। अब संवैधानिक सरकार क्या होती है? संवैधानिक सरकार सामान्यतः यह समझा जाता है कि जिस राज्य में संविधान हो वहाँ संवैधानिक सरकार होती है, परंतु वास्तव में सच नहीं है। हर राज्य में किसी न किसी प्रकार का संविधान तो अनिवार्य होता ही है, पर हर ऐसे राज्य में संवैधानिक सरकार भी हो यह जरूरी नहीं है। संवैधानिक सरकार वह सरकार होती है जो संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार गठित, सीमित और नियंत्रित होती है तथा व्यक्ति विशेष की इच्छाओं के बदले केवल कानून के अनुसार संचालित होती है। इस दृष्टि से हिटलर और मुसोलिनी के ज़माने में जर्मनी और इटली में संविधान तो थे, लेकिन संवैधानिक सरकारें नहीं थी, क्योंकि इन दोनों ही देशों में राजनीतिक आचरण का आधार संविधान न होकर हिटलर और मुसोलिनी अथवा नाजी और फांसी पार्टी के महत्वाकांक्षाएं थी। अतः राज्यों में केवल संविधान की उपस्थिति सरकार को संवैधानिक नहीं बनाती है। संवैधानिक सरकार कानून द्वारा नियंत्रित और प्रतिबंधित होती है। ऐसी सरकार से युक्त
राजनीतिक व्यवस्था में ही संविधानवाद संभव है। अब हम चर्चा करते हैं संविधानवाद का अर्थ। संविधानवाद उन विचारों व सिद्धांतों की ओर संकेत करता है जो उस संविधान का विवरण व समर्थन करते हैं जिनके माध्यम से राजनीतिक शक्ति पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित किया जा सके। यह संविधान पर आधारित विचारधारा है जिसका मूल अर्थ यही है कि शासन संविधान में लिखित नियमों व विधियों के अनुसार ही संचालित हो, वह उस पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित रहे जिससे वे मूल्य व राजनीतिक आदर्श सुरक्षित रहे जिनके लिए समाज राज्य के बंधन स्वीकार करता है। चूँकि संविधान शासन सत्ता को परिभाषित और सीमित करता है, अतः ये कहा जा सकता है कि सर्वाधिकारवादी राज्यों में संविधान नहीं होता, जहाँ अपनी सुविधा के अनुसार संविधान को प्राय बनाया और बिगाड़ा जाता है। कभी उनमें परिवर्तन किया जाता है तो कभी संविधान का उन्मूलन ही कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति वाले देशों में संविधानवाद का अभाव होता है। अतः संविधानवाद के निर्णय के अनुरूप शासन संचालन से अधिक है। इसका अर्थ है कि निरंकुश शासन के विपरीत नियमानुकूल शासन। इसका अर्थ संविधान की शर्तों द्वारा सीमित सरकार से है, ऐसी सरकार से जो सत्ता का उपयोग कर रहे लोगों की इच्छाओं और क्षमताओं द्वारा सीमित होती है। जे रावशेख ने संविधानवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है, यह अनिवार्य रूप से सीमित सरकार तथा शासन के रूप में नियंत्रण की एक व्यवस्था है। कोरी और ब्राह्म के अनुसार स्थापित संविधान के निर्देशों के अनुरूप शासन को संविधानवाद कहा जाता है। कार्टर जो हर्ज ने कहा है कि मौलिक अधिकार तथा स्वतंत्र न्यायपालिका प्रत्येक संविधान की अनिवार्य और सामान्य विशेषता है। इस प्रकार हम संक्षेप में कह सकते हैं कि संविधानवाद शासन की वह पद्धति है जिसमें शासन जनता की आस्थाओं, मूल्यों और आदर्शों को परिलक्षित करने वाले संविधान के नियमों और सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है तथा ऐसे संविधान के माध्यम से ही शासकों को प्रतिबंधित और सीमित रखा जाता है, जिससे राजनीतिक व्यवस्था की मूल आस्थाएं सुरक्षित रहे और व्यवहार में हर व्यक्ति उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अब कई बार ये चर्चा चल पड़ती है कि तो फिर क्या संविधान और संविधानवाद एक ही है? नहीं, अलग अलग है। अब इन क्या अंतर है ये देखते हैं। सामान्यतः संविधान और संविधानवाद को पर्यायवाची माना जाता है, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है। जैसे इसमें पहला अंतर हम कर सकते हैं कि संविधान संगठन का प्रतीक है जबकि संविधानवाद विचारधारा का। संविधानवाद में सरकार, व्यक्ति और सामाजिक संगठनों के संबंधों का वर्णन होता है। दूसरी ओर संविधान में देश के मूल्य, विश्वास और राजनीतिक आदर्श होते हैं जिनसे मिलकर विचारधारा बनती है और इसी विचारधारा का प्रतीक संविधानवाद कहलाता है। दूसरा अंतर हम कर सकते हैं कि संविधान प्राय निर्मित होते हैं। दूसरी ओर संविधानवाद हमेशा विकास का परिणाम रहा है। मूल्यों और आस्थाओं का यह विकास परंपराओं, संस्थाओं और शासन संबंधी तत्वों में विश्वास के कारण होता है। तीसरा अंतर हम कर सकते हैं कि प्राय हर समाज का एक लक्ष्य होता है और इस लक्ष्य की प्राप्ति की व्यवस्था ही संविधानवाद है। संविधान साधन युक्त धारणा है जबकि संविधानवाद साध्य युक्त है। इसी प्रकार संविधानवाद अनेक देशों में एक जैसा हो सकता है। संस्कृति, मूल्य, विश्वास और राजनीतिक आदर्श भी कई देशों के एक जैसे हो सकते हैं। संविधानवाद की समानता के बावजूद हर देश का संविधान अलग अलग होता है। संविधान का औचित्य विधि के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है, जबकि संविधानवाद में आदर्शों के औचित्य का प्रतिपादन मुख्यतः विचारधारा के आधार पर होता है। अब हम चर्चा करेंगे संविधानवाद के आधार कि संविधानवाद के आधार क्या है। तो संविधानवाद का प्रमुख आधार है
कि संस्थाओं के ढांचे और प्रक्रियाओं पर मतैक्य होता है। इसमें एक मत होता है आम नागरिक में अपने देश की राजनीतिक संस्थाओं के ढांचे और प्रक्रियाओं पर मतैक्य संवैधानिक सरकार के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। यदि नागरिकों की बड़ी संख्या ये अनुभव करती है कि शासन का तंत्र उनके हित में या उनके अहित में अन्यायपूर्ण ढंग से संचालित होता है तो ये सरकारी व्यवस्था का स्वीकार नहीं करेंगे, और यदि उनके हित में होता है तो उस राजनीतिक व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। इससे सरकार की सत्ता क्षीण होगी और सरकार को जनता का समर्थन नहीं मिलेगा। अतः संस्थाओं के ढांचे और प्रक्रियाओं पर नागरिकों में समान एकता हो आवश्यक नहीं, अनिवार्य भी है। दूसरा आधार है सरकार के आधार के रूप में विधि के शासन की आवश्यकता पर सहमति। नागरिकों में इस बात पर सहमति पाई जानी चाहिए कि शासन के संचालन का आधार विधि का शासन होना चाहिए, अर्थात सरकार मनमाने ढंग से सत्ता का प्रयोग न करे बल्कि सुनिश्चित रीतियों का ही प्रयोग करे जिनमें नागरिकों का पूर्ण विश्वास हो। यह संभव है कि विशेष परिस्थितियों में समाज राजनीतिक पद्धति को उन विशेष परिस्थितियों के समाधान के लिए पूर्ण सत्ता के प्रयोग के अधिकार को दे दे, परंतु उसमें मतैक्य का होना आवश्यक है, और यह तभी संभव हो सकता है जबकि नागरिकों को अपनी सरकार द्वारा किए हुए कार्य में पूर्ण आस्था हो। तीसरा आधार है समाज के सामान्य उद्देश्यों पर सहमति। संविधानवाद का एक प्रमुख महत्वपूर्ण आधार यह भी है कि नागरिकों में समाज के सामान्य उद्देश्यों पर सहमति पाई जानी चाहिए। यदि किसी भी परिस्थिति में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दृष्टिकोण में समाज में एक राय नहीं है तो समाज में इस भिन्नता के कारणवश संघर्ष स्थिति, जिसे तनाव, खिंचाव, दबाव की स्थिति भी कहा जाता है, उत्पन्न हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पद्धति में आस्था कम हो जाती है। गौण लक्ष्यों व विशिष्ट नीति प्रश्नों पर सहमति। संविधानवाद के व्यवहार में उपलब्धि के लिए जरूरी है कि गौण उद्देश्यों और विशिष्ट नीति प्रश्नों पर भी समाज में सहमति होनी चाहिए, क्योंकि इन पर असहमति वह प्रारंभिक दशा है जो संविधानवाद के भवन को धराशायी करने की पृष्ठभूमि तैयार करती है। विशिष्ट नीति प्रश्नों पर असहमति से असंतोष की वह स्थिति उत्पन्न हो सकती है जो सहमति के अन्य क्षेत्रों में भी तनाव, संदेह और विरोध के बीच बो दे, जिससे संविधानवाद के संपूर्ण भवन में दरारें पड़ने लगे, जो अंततः उसको कमजोर कर धराशायी करने का कारण बन जाए। संविधानवाद के उपयुक्त चारों आधार किसी भी राज्य में इसकी व्यवहारिक उपलब्धि की आवश्यक शर्तें हैं। अगर किसी राजनीतिक व्यवस्था में ये आधार उपस्थित न हो तो संविधानवाद की व्यवस्था ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं सकती। धन्यवाद।